हाय गाइस, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 6 फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मेरा नाम है सी अंकित जैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। और आज हम एक नया मेथड कवर करेंगे, इनकम मेथड का। तो चलो सबसे पहले इनकम मेथड कवर करने के लिए हम पहले अपना जो टू सेक्टर मॉडल के अंदर हमने एक फ्लो पढ़ा था, इनकम फ्लो पढ़ा था, उसका एक छोटा सा पार्ट हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था कि एक हमारा एजेंट होता है हाउस होल्ड और एक हमारा एजेंट होता है फर्म और या प्रोड्यूसर्स। नाउ हाउस होल्ड का काम होता है कि कुछ फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करना, किनको? फर्म्स और प्रोड्यूसर्स को। फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं? हाउस होल्ड के पास जमीन है, लैंड है, इनके पास कैपिटल है, इनके पास एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कि ये अपना उद्योग लगा सकते हैं या ये अपना कोई कारोबार कर सकते हैं। और फाइनली इनके पास होती है लेबर, मैन पावर, जिसको आप समझते हैं। अब ये फैक्टर सर्विसेज यूज की जाती हैं किनके द्वारा? फर्म्स और प्रोड्यूसर्स के द्वारा। और फर्म्स और प्रोड्यूसर इन फैक्टर सर्विस के बदले करते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट मतलब भाई अगर आपने किसी की सर्विस को यूज किया है तो बदले में आप उसका कुछ पेमेंट करेंगे। अगर आपने किसी की लैंड यूज करी है तो आप उसको बदले में रेंट पे करते हैं। अगर आपने किसी से उधार लिया है, कैपिटल ली है, तो आप उसको बदले में इंटरेस्ट पे करते हैं। अगर आपने किसी से एंटरप्रेन्योरशिप सर्विसेज ली है, कोई बिजनेस है, बिजनेस ने कोई एंटरप्रेन्योरशिप सर्विस ली है, इसका कहने का ये मतलब है कि अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैंने अपना एक बिजनेस खोला है, तो बिजनेस मुझे रिटर्न में क्या देता है? प्रॉफिट कमा के देता है। और फाइनली लेबर, लेबर के बदले हम सबको पता है क्या मिलती है? वेजेस या सैलरी। नाउ ये जो पेमेंट्स हैं ये सारी फ्लो करती हैं किसकी तरफ? हाउस होल्ड की तरफ। जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे तो हम हाउस होल्ड की इनकम को भी ट्रैक करते हैं। और हाउस होल्ड की इनकम्स आर नथिंग बट द फैक्टर पेमेंट जो उनको रिसीव हो रही है फर्म्स और प्रोड्यूसर्स के द्वारा। इसीलिए फैक्टर इनकम का अगर मैं एक बहुत ही फंडामेंटल फॉर्मूला लिखूं कि इनकम मेथड यूज करके अगर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें, जीडीपी को कैलकुलेट करें इनकम मेथड यूज करके, तो बहुत ही क्रूड फॉर्मूला मैं लिखूं तो वो क्या बन जाएगा? जो वेजेस एंड सैलरी जनरेट हो रही है प्लस जो रेंट जनरेट हो रहा है, इंटरेस्ट जो जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट जो जनरेट हो रहा है, यही बनेगा वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। हालांकि कॉन्सेप्चुअली यही चीज है, लेकिन क्योंकि हम एक सिंपलिस्टिक मॉडल में नहीं रहते, हमारी इकोनॉमी का जो मॉडल है इतना सिंपलिस्टिक नहीं है, तो इसको समझने के लिए हमने अपने इनकम को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक इनकम जो जनरेट कर रहा है लेबर फैक्टर। लेबर फैक्टर कौन है? जो हमको मैन पावर की सर्विस दे रहा है। एक हमारा फैक्टर होता है कैपिटल, कैपिटल फैक्टर। अब कैपिटल का मतलब क्या है कि आपके पास पूंजी कितनी है। और फाइनली एक होता है मिक्स फैक्टर। मिक्स फैक्टर को मैं अभी थोड़ा रुक के समझाऊंगा, पहले लेबर और कैपिटल को समझ लेते हैं। लेबर फैक्टर के अंदर जैसे कि आपको पता है कि लेबर कौन होता है? सर, जो लोग किसी और के ऑर्गेनाइजेशन में जाके, किसी और के फैक्ट्री या कंपनी में जाके अपना काम करते हैं। सो लेबर को बदले में क्या क्या चीजें मिलती हैं? सर, लेबर को मिलता है सबसे पहले वेजेस या सैलरी। अब वेजेस और सैलरी तो बड़ा ही सिंपलिस्टिक टर्म है, लेकिन हमें अगर इकोनॉमी के अंदर समझना है तो हमें लेबर और सैलरी से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है, वेजेस और सैलरी से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसलिए हम लिखते हैं जो कंपनसेशन किनको मिल रही है? एम्प्लॉइज को मिल रही है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। इसके अलावा आपने सुना होगा कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स जो हैं अपने एम्प्लॉय के नाम पे कुछ सोशल सिक्योरिटी का भी खर्चा करते हैं। उनको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। जैसे कि पीपीएफ के अंदर थोड़ा उनका एम्प्लॉयर के नाम का खर्चा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर एम्प्लॉय का भी खर्चा जो होता है उसको क्या हम ऐड नहीं करते? देखो, एम्प्लॉय का जो खर्चा है वो तो उसी कंपनसेशन में से निकल रहा है ना। आपके पीपीएफ के अंदर या आपकी जितनी भी सोशल सिक्योरिटीज के बेनिफिट हैं उसके अंदर दो कंट्रीब्यूशन जाते हैं। एक कंट्रीब्यूशन जाता है एम्प्लॉय का और एक कंट्रीब्यूशन जाता है एम्प्लॉयर का। कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉय कुछ अलग से तो जा नहीं रहा, जो उसको कंपनसेशन मिलती है वो उसी के अंदर से जाता है। तो अगर मैं कंपनसेशन ही ले लूं पूरी की पूरी, तो एम्प्लॉय का जो खर्चा है सोशल बेनिफिट स्कीम में वो ऑटोमेटिकली कवर हो गया। ठीक है, एम्प्लॉयर का खर्चा जो है वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है आपके एम्प्लॉयर का, जिसने आपको हायर किया है। तो इसलिए उसको अलग से ऐड करना होता है। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट या एट द एंड ऑफ द
एज ऑफ द एम्प्लॉय, उसकी वर्किंग एज खत्म होने के बाद वो जो पैसा जमा होता है वो एम्प्लॉई को मिल जाता है, तो इसलिए उसी कंपनसेशन के अंदर आ जाता है। उसके अलावा किसी को अगर कमीशन मिल रही है, अगर कोई कमीशन बेस पे काम कर रहा है, किसी को अगर कोई बोनस मिल रहा है, वो सारा के सारा क्या है, वो भी कंपनसेशन टू एम्प्लॉय के अंदर आ जाता है। इसके अलावा एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बहुत सारा बेनिफिट भी देता है, जो कि बेनिफिट होता है इन काइंड। जैसे कि किसी को एचआरई की सर्विसेज मिल गई, किसी को आपने आने जाने के लिए कन्वेंस वगैरह पे कर दिया, तो वो सारा क्या है, वो सारा बेनिफिट है इन काइंड, वो भी आपके एम्प्लॉय को फायदा दे रहा है एम्प्लॉयर। ये जो इनकम ट्रांसफर होती है ये कैश में नहीं होती, ये होती है इन काइंड। इसीलिए इनको भी हम अलग से अपने लेबर फैक्टर के अंदर कंपनसेशन टू एम्प्लॉय के अंदर ऐड करते हैं। और फाइनली जब हमारा एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो उसके रिटायरमेंट पे उसको मिलते हैं पेंशन के बेनिफिट, सॉरी उसको मिलते हैं रिटायरमेंट के बेनिफिट। ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, बहुत सवाल ये उठता है कि ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं आर दे सेपरेट पेमेंट, या ये पेमेंट्स हैं जो कि एम्प्लॉय ऑलरेडी सर्विसेज दे चुका है और उसके बदले उसको रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है। इसको हमने कवर किया है अपने लेक्चर नंबर 3 या 4 के अंदर। अगर आप चाहें तो आप उन लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट होते क्या हैं। सिंपली पुट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, आपकी सैलरी में से कुछ पोर्शन निकालकर आपके नाम पे एक फंड बना रखा है, उस फंड के अंदर एम्प्लॉयर आपका वो सैलरी से कटा हुआ पोर्शन उस फंड के अंदर डाल देता है। उस फंड का काम ये होता है कि जब आप रिटायर हो जाए तो वो लमसम पैसा आपको मिल जाए आपके रिटायरमेंट में। कहने का मतलब ये है कि ये जो रिटायरमेंट का पैसा आपको मिलता है ये कोई अलग से पेमेंट नहीं हो रही है, ये आपकी ही सर्विसेज की जो सैलरी जनरेट होती थी उस सैलरी का कुछ पार्ट आपको एट द एंड ऑफ योर रिटायरमेंट लाइफ मिल रहा है। तो इसीलिए ये भी क्या है, ये भी आपके सर्विसेज के बदले दिया गया है, तो ये भी कंपनसेशन टू एम्प्लॉय के अंदर आएगा। यहाँ पे दो सवाल उठते हैं। एक सवाल आता है कि सर कुछ खर्चे होते हैं जो कि मुझे कंपनसेट हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपनसेशन अलाउंसेस। कि अगर मान लीजिए मैंने अपनी कंपनी के नाम पे कुछ खर्चा किया, मैंने कंपनी के नाम पे ट्रैवल किया या कंपनी के नाम पे लैपटॉप खरीदा, और कंपनी मुझे वो अलाउंसेस का, उस एक्सपेंसेस का कंपनी मुझे क्या दे देती है, रिटर्न दे देती है, रीइंबर्समेंट दे देती है। तो सवाल ये आता है कि ये जो खर्चा कंपनी के नाम पे हुआ और कंपनी ने मुझे कंपनसेट कर दिया, इज दिस अ काइंड ऑफ इनकम जनरेटेड? द आंसर इज नो, देयर इज नो इनकम जनरेशन, पहली बात। और दूसरा, ये कंपनी अपने बुक्स में एक्सपेंस दिखा देगी जिसके बेस पे वो प्रॉफिट कैलकुलेट करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो एक्सपेंस है वो तो कंपनी का हो रहा है ना, आपका तो कुछ नहीं हो रहा, आपने खर्चा किया और आपको रिइंबर्समेंट मिल गई। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो जॉब के लिए आपको करने पड़ते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से बात करूंगा, जैसे कि आप कहीं कहीं पे आप देखते हैं कि भाई कुछ कुछ लोगों को ड्रेस का अलाउंस मिलता है। ये ड्रेस का अलाउंस क्या है, क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहा हूँ और उस कंपनी का एक ड्रेस कोड है, मुझे ये खर्चा करना पड़ रहा है क्योंकि कंपनी की रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो कंपनी क्या करती है, मुझे उस ड्रेस को मेंटेन करने के लिए कुछ अलाउंसेस देती है। फॉर एग्जांपल टीचर्स को वॉशिंग अलाउंस मिलता है, क्यों? क्योंकि टीचर्स जब भी क्लास को पढ़ाती हैं तो वो चौक वगैरह यूज करती हैं, तो उस चौक से कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो उन कपड़ों को मेंटेन करने के लिए उनको उनका यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है। ड्रेस अलाउंस बोलिए, यूनिफॉर्म अलाउंस बोलिए। तो ये यूनिफॉर्म अलाउंस भी क्या है, इसको करने का जो इस खर्चे को करने के लिए जो आज़ादी है वो एम्प्लॉय के ऊपर नहीं है। एम्प्लॉय की डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो अपने ड्रेस को मेंटेन करे, ये उसकी जॉब की वजह से उसको करना पड़ रहा है। तो ये खर्चा भी क्या है, विदाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एम्प्लॉय है। इसीलिए ये दोनों के दोनों खर्चे, कंपनसेशन अलाउंसेस या कंपनसेशन एक्सपेंसेस और जो स्पेशल अलाउंसेस होते हैं जो कि विदाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्प्लॉय होते हैं, ये दोनों के दोनों हमारे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट नहीं बनते हैं। आपके लेबर फैक्टर के अंदर ये 4 आइटम्स हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं जब भी हम वेजेस या सर्विसेज की बात करते हैं। देन वी कम टू द कैपिटल फैक्टर। अब देखिए कैपिटल का मतलब क्या है। कैपिटल का बड़ा ही क्रूड टर्म होता है कि आपने जो पूंजी जनरेट कर रखी है, आपने जो अपनी वेल्थ जनरेट कर रखी है, हालांकि वेल्थ बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन वेल्थ इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, कैपिटल किस फॉर्म में होती है, कैपिटल होती है या तो आपकी प्रॉपर्टी की फॉर्म में, आपने कोई प्रॉपर्टी मेंटेन कर रखी होगी, या आपको बिजनेस वगैरह चला रहे हैं, तो बिजनेस आपको क्या जनरेट करके देता है, प्रॉफिट जनरेट करके देता है, तो प्रॉफिट तो आपका कवर हो गया। अब प्रॉपर्टी से आपको क्या क्या इनकम जनरेट होती है, प्रॉपर्टी अगर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है, कोई घर है, कोई ऑफिस है, कोई बिल्डिंग है, तो उससे आपको क्या मिलता है, सर उससे हमें मिलता है रेंट।
उसके अलावा प्रॉपर्टी अगर आपकी मनी फॉर्म में है तो आप उसको दे देते हो किसी को खर्चा करने के लिए, उसके बदले आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है अगर आपने लोन फॉर्म में अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है। और फाइनली आपने एक प्रॉपर्टी सुनी होगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलिए, टेक्निकल नो हाउ बोलिए, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है, ये प्रॉपर्टीज हैं कि आपका कुछ एक ऐसी स्पेशल नॉलेज है जो नॉलेज आपने किसी और को दे रखी है यूज करने के लिए, और वो बंदा उस नॉलेज से जो भी प्रॉफिट जनरेट करेगा उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट आपको वापस रिटर्न में मिलेगा, उसको हम बोलते हैं रॉयल्टी। सो प्रॉपर्टी फ्रॉम द कैपिटल फैक्टर विल कम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी। उसके अलावा आपका एक और कैपिटल होता है जिसको आप लगाते हो बिजनेस में, जिससे आपको जनरेट होता है प्रॉफिट। ना प्रॉफिट इन इटसेल्फ इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? कंपनी की किताबों में जो आपको प्रॉफिट दिखता है उस प्रॉफिट के अंदर से हो सकता है कोई डिविडेंड चला गया हो। डिविडेंड क्या होता है? जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है, अच्छा प्रॉफिट कमाती है, तो अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए उस कमाए हुए प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में बांट देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोला जाता है। उसके बाद कंपनी के अकाउंट्स के अंदर जो प्रॉफिट जाता है उस प्रॉफिट के अंदर कंपनियों ने कॉर्पोरेट टैक्स पे कर रखा होता है। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? कंपनियां जो अपने प्रॉफिट के ऊपर सरकार को टैक्स पे करती हैं, ये भी डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी के अंदर आता है क्योंकि कंपनियां डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रही हैं। और फाइनली प्रॉफिट का जो तीसरा हिस्सा है वो होता है जो कंपनियों ने अभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, वो उनके पास पड़ा है, जिसको आप बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। आपको ये रिटेन्ड अर्निंग के नाम से भी पता होगा। ये तीनों कंपोनेंट मिलके एक टोटल प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि आपको प्रॉफिट वो प्रॉफिट नहीं लेना जो कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट के अंदर दिखाया है। कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट आया है वो बहुत सारी एडजस्टमेंट के बाद आया है। उन एडजस्टमेंट के अंदर आपको तीन कंपोनेंट को भी देखना पड़ता है। प्रॉफिट का मतलब हमारा बैलेंस शीट वाला प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट का मतलब है जो कंपनी अपना कैपिटल लगा के कमा रही है, तो उस प्रॉफिट के अंदर हमें जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है उसको वापस कंसीडर करना पड़ता है, जो टैक्सेस पे कर दिए हैं उनको वापस कंसीडर करना पड़ता है, और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं वो तो फिर आ ही जाते हैं ऑटोमेटिकली। नाउ यहाँ से जो बच्चों का तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो वापस आता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय से रिलेटेड, कि यहाँ पे सर आपने कॉर्पोरेट टैक्स जो था वो तो आपने ले लिया कि प्रॉफिट्स, कॉर्पोरेट अपने प्रॉफिट्स के ऊपर जो टैक्स पे कर रही है उसके ऊपर तो आपने कंसीडर कर लिया, लेकिन यहाँ पे आपने हमें इनकम टैक्स के बारे में कुछ नहीं बताया, ऐसा क्यों? देखिए इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स जो भी अपना एम्प्लॉई है वो अपनी आउट ऑफ सैलरी पे करता है। अगर मैं सैलरी को भी कंसीडर कर रहा हूँ, टोटल सैलरी को, तो वो सैलरी तो मेरी कंपनसेशन में कवर हो गई, तो मुझे इनकम टैक्स अलग से कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं एम्प्लॉई की सैलरी को भी कंसीडर कर रहा हूँ तो जो प्रॉफिट है वो तो सैलरी में से दिया जाता है। मैंने अगर सैलरी ही कंसीडर कर रखी है तो इनकम टैक्स को अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर आपने सैलरी कंसीडर की है आफ्टर टैक्स की, तो फिर ऑब्वियस बात है आपको इनकम टैक्स भी वापस ऐड करना पड़ता है उस नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। और फाइनली हमारे पास आती है मिक्स फैक्टर की इनकम। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मिक्स फैक्टर से हमारा मतलब क्या है। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि इतना सिंपल नहीं है इन चारों कंपोनेंट्स को निकालना, तो हम क्या करते हैं ब्रॉडली हमने अपने देश के फैक्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट बन गया हमारा लेबर फैक्टर और एक पार्ट बन गया हमारा कैपिटल फैक्टर। नाउ देयर आर सर्टेन पीपल, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन जो आपको लेबर प्लस कैपिटल की कंबाइंड सर्विसेज दे रही है। इन सर्विसेज के अंदर जो भी इनकम जनरेट होती है वो सेपरेबल नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी यहाँ पे नहीं लग पाता क्योंकि ये लेबर और कैपिटल इतना क्लोजली लिंक्ड है, तो इसलिए इनको हम बोलते थे मिक्स फैक्टर। एग्जांपल, सर कोई एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, उस एंटरप्रेन्योर ने अपने घर के अंदर ही, अपने हाउस के अंदर ही उसने एक बिजनेस सेटअप कर रखा है ना। कौन सा घर का हिस्सा बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, कौन सा घर का हिस्सा रहने के लिए यूज हो रहा है, ये बड़ा क्लोजली निट है। उसी घर से बैठ के वो कुछ सैलरी वगैरह का काम भी करता है, कहीं पे जॉब भी करता है, वर्क फ्रॉम होम करता है, तो उसके सर्विसेज को, उसकी इनकम जो जनरेट हो रही है उसको लेबर में और कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऐसी सर्विसेज, ऐसी इनकम फ्रॉम दो सर्विसेज जहां पे लेबर कंपोनेंट और कैपिटल कंपोनेंट को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल रहता है, हम उनको टर्म दे देते हैं मिक्स फैक्टर।
अब मिक्स फैक्टर से आपकी कोई भी इनकम जनरेट हो, चाहे वो वेजेस की इनकम जनरेट हो, चाहे वो रेंट की इनकम जनरेट हो, चाहे वो रॉयल्टी की इनकम जनरेट हो, चाहे वो इंटरेस्ट की इनकम जनरेट हो, चाहे वो प्रॉफिट की इनकम जनरेट हो, अगर उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता तो हम उनको मिक्स फैक्टर के अंदर दिखा देते हैं और इनका बोला जाता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ज्यादातर ये जो मिक्स्ड फैक्टर की इनकम है हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में देखने को मिलती है, ज्यादातर क्या मैक्सिमम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ही देखने को मिलती है, तो इसलिए इनको हमने अलग से टर्म दे दिया मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने इन फैक्टर्स से जनरेट होने वाली इनकम को एक प्रॉपर फॉर्मूले के अंदर डालते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। इसके अंदर क्या क्या आ गया, इसके अंदर हम देख लेते हैं, हमारे पास वेजेस है, हमारे पास सैलरी है, इंक्लूसिव ऑफ कमीशन, इंक्लूसिव ऑफ बोनस, उसके अलावा एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, और उसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट, जो रिटायरमेंट पे हमें बेनिफिट मिलते हैं वो। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ओल्ड एज पेंशन नहीं ले रही है, रिटायरमेंट बेनिफिट ले रही है। अगर आप ओल्ड एज पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लेक्चर नंबर 3 या 4 में से एक लेक्चर है जहाँ हमने इसको डिस्कस किया है कि कौन सा हमारा फैक्टर पेमेंट है, कौन सा हमारा ट्रांसफर पेमेंट है, ट्रांसफर रिसीप्ट है। और नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हम खाली फैक्टर पेमेंट्स को कंसीडर करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या क्या आता है, देन वी हैव रेंट एंड रॉयल्टी, प्लस वी हैव इंटरेस्ट, प्लस वी हैव प्रॉफिट्स। आपको एक और बात बता दें, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस क्यों, क्योंकि आपने इसको जनरेट किया है एक कैपिटल के थ्रू। उस कैपिटल से आपका कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हुआ, ऑपरेटिंग सरप्लस जनरेट हुआ, जिसको हमने इन 4 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट जो है वी हैव टू बी वेरी श्योर, प्रॉफिट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, प्रॉफिट के अंदर डिविडेंड्स होनी चाहिए, प्रॉफिट के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए, और प्रॉफिट के अंदर जो आपके पास रिटेन्ड अर्निंग है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है वो भी आपके प्रॉफिट के अंदर आनी चाहिए। और फाइनली वो इनकम जो पे हम सेपरेट नहीं कर पाते कि लीवर से कौन सी जनरेट हो रही है और कैपिटल से कौन सी जनरेट हो रही है, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम, और ये हमें ज्यादातर किसमें देखने को मिलती है, ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। नाउ दिस इज हाउ यू कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सारे की सारी जो चीजें हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम, ये एक तरह से कॉस्ट की बात कर रही है, खर्चे की बात कर रही है। खर्चा किस पे होता है, कॉस्ट पे होता है। तो यहाँ पे जो भी आपकी इनकम, नेशनल इनकम जनरेट होती है वो कॉस्ट पे जनरेट होती है। हालांकि उस चीज को हम बाद में अलग से लेक्चर में डील करेंगे, लेकिन नेशनल इनकम यूजिंग द इनकम मेथड, दीज आर द कंपोनेंट जो कि एक नेशन यूज करता है अपनी नेशनल इनकम को निकालने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ इनकम मेथड। एक फाइनल टॉपिक है जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ नेशनल इनकम के रिगार्डिंग। 2 चीजें हैं, एक हम फार्मिंग के अंदर बहुत चीज सुनते हैं ये वाली कि फार्मिंग के अंदर कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जो वो पैदावार करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको वो सेल्फ सस्टेनेंस के लिए यूज करते हैं। सेल्फ सस्टेनेंस का मतलब क्या होता है कि जो प्रोड्यूस इन्होंने किया वो प्रोड्यूस उन्होंने खुद कंज्यूम कर लिया। इसको आप सेल्फ कंजम्पशन भी बोल सकते हो कि उन्होंने अपना प्रोड्यूस अपने खाने पीने के लिए यूज कर लिया। और उसके अलावा एक हम सुनते हैं गवर्नमेंट के बारे में कि सर कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट है जो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, दैट इज हॉस्पिटल चलाना, रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाना, रूल्स वगैरह डेवलप करना, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर उसका एग्जांपल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर फार्मिंग से और गवर्नमेंट की सर्विसेज से क्या हमारे पास कोई ऑपरेटिंग सरप्लस जनरेट होता है? देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो अलग है, लेकिन जो पैसा यूज करके फार्मर फार्मिंग करता है, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि सर उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, मान लिया। उस एम्प्लॉयमेंट से, उस काम से जो उसकी इनकम जनरेट होती है, वो इनकम जैसे कि वो होती है व्हीट की फॉर्म में, राइस की फॉर्म में, वो खुद कंज्यूम कर जाता है। या गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट को जो टैक्सेस वगैरह मिलता है, पैसा जो मिलता है, वो पब्लिक सर्विसेज देने के लिए यूज होता है, एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर। फार्मिंग और गवर्नमेंट से क्या हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस जनरेट होता है? द आंसर इज नो। क्यों? फार्मिंग की बात करते हैं, फार्मिंग अगर सेल्फ कंजम्पशन पर्पस के लिए हो रही है तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो कुछ सरप्लस बचा ही नहीं ना, देयर इज नो सरप्लस जनरेटेड।
भाई मैंने जितना कि जितना गेहूं उगाया मैंने खुद के कंजम्पशन के लिए यूज कर लिया। सरप्लस का मतलब क्या है? सरप्लस का मतलब होता है कि वो मार्केट हो सके। यहाँ पे तो देयर इज नो मार्केटेबिलिटी, आपने उसको मार्केटेबल किया ही नहीं अपने कंजम्पशन को, जो भी आपने प्रोड्यूस किया वो खुद खा लिया। सिमिलरली गवर्नमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट जो पब्लिक सर्विसेज चलाती है उसका पर्पस होता है पब्लिक वेलफेयर, देश की वृद्धि के लिए वो खर्चे किए जा रहे हैं। यहाँ पे भी देयर इज नो प्रॉफिट मोटिव। सरकार लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करके वो प्रॉफिट नहीं करना चाहती, वो क्या चाहती है कि भाई देश के अंदर जो लोग हैं वो ठीक ठाक से रहें। इसीलिए अगर कोई आपसे पूछे कि गवर्नमेंट जो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनसे क्या कोई ऑपरेटिंग सरप्लस जनरेट होता है, एग्जांपल रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट या प्रॉफिट, द आंसर इज नो। एंड सिमिलरली फार्मिंग अगर वो सेल्फ कंजम्पशन पर्पस के लिए हो रही है, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर नेशनल इनकम। इससे आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द इनकम मेथड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मैक्रोइकोनॉमिक्स के और ऐसे टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे या तो आपके स्कूल के अंदर आपको टॉपिक समझने में या तो कॉलेज लेवल में समझने के लिए, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।